फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आर्टिफिशियल इंक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट इज कॉल्ड। तो जो स्मॉल हाउस के प्लांट होते हैं तो जो उसमें आर्टिफिशियल इंक्लोजर होता है उसको रखने के लिए, आर्टिफिशियल प्लांट्स को या हाउस प्लांट्स को रखने के लिए जो हम लोग इंक्लोजर यूज़ कर रहे हैं इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है टेरेरियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज। तो वाटर का जो फॉर्म होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे वाटर होगा तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वेपर ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाएंगे तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। तो इसको क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं वाटर साइकिल का। तो वाटर साइकिल में देखिए जो प्रोसेसेस दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाटर था, ये वाटर इवापोरेट होगा हाई टेम्परेचर की वजह से, ये इवापोरेट हुआ ऊपर पहुँचा। अब क्योंकि आपको पता है वेपर जो होते हैं हल्के होते हैं तो ये ऊपर की ओर पहुँचते हैं। ठीक है, ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुँचेंगे, अब ऊपर उसको थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर मिलता है जिसकी वजह से कंडेंस हो जाते हैं। जब ये कंडेंस होते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में तो ये एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। अब यही क्लाउड में जब ड्रॉपलेट्स थोड़े से भारी हो जाते हैं तो वो गिरने लग जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन और इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो रेनफॉल होती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरी साइकिल है, क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा गया है द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर आर डैश। आपको बताना है जो फ्रेश वाटर है उसके मेजर सोर्सेज बताने हैं। तो अगर आप ओशन, रिवर और पॉन्ड्स ए ऑप्शन को देखेंगे तो ए ऑप्शन में ओशन जो है वो एक फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है। बी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन को आप सही कह सकते हैं क्योंकि बी ऑप्शन में रिवर्स दिया है, ग्लेशियर्स दिया है और पॉन्ड्स दिए, तीनों के तीनों जो हैं वो फ्रेश वाटर के ही सोर्सेज होते हैं। थर्ड ऑप्शन में जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इसकी वजह से जो आंसर हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में कहा गया है द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन डैश वाटर। देखिए ओशन बॉडीज की अगर बात करी जाए, ठीक है, ओशन बॉडीज की बात करी जाए या सी की बात करी जाए तो एक ऐसा पानी रखती है अपने पास में, तो इनके पास जो वाटर होता है दैट इज सेलाइन। सेलाइन का मतलब क्या होता है? सेलाइन मीन्स इट इज सॉल्टी वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर सेलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इन डैश वाटर इज सोडियम क्लोराइड। तो कैसे वाटर में जो सॉल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है? तो ओशन वाटर, अब आपको पता है ओशन वाटर सॉल्टी होता है तो मेनली जो सॉल्ट प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 सेलिनिटी इन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन डैश ग्राम ऑफ वाटर। तो कितने ग्राम ऑफ वाटर में जो सेलिनिटी होती है उसकी बात यहाँ करी गई है। तो सेलिनिटी का मतलब होता है सॉल्ट का कंटेंट जो प्रेजेंट हो कितने वाटर के अमाउंट में? तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7 द एवरेज सेलिनिटी ऑफ ओशन इन इज डैश पार्ट पर 1000। तो देखिए पर 1000 की अगर बात करी जाए तो जो सेलिनिटी होती है एक एवरेज की, एवरेज ओशन की जो सेलिनिटी होती है वो हमको बतानी है क्या होती है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द डेड सी इन इज़राइल। देखिए इज़राइल की बात करी गई है, यहाँ पे डेड सी की बात करी गई है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखेंगे तो इसका आंसर 25 नहीं होगा, इसका आंसर 35 होगा। इस बात को थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है डेड सी इन इज़राइल हैज़ अ सैलिनिटी ऑफ डैश ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। तो आपको बताना है डेड सी की सैलिनिटी जो है वो कितनी है अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप सैलिनिटी देखेंगे डेड सी की जो इज़राइल में लोकेटेड है वो है 340। ठीक है, तो 340 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी। अब देखिए डेड सी में क्योंकि सैलिनिटी ज़्यादा होगी, सैलिनिटी सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होगा तो यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होगी और डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा कि जो पर्सन होगा वो आसानी से यहाँ पर स्विम कर सकता है। किसमें? डेड सी में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर विद डैश ऑफ टोटल एरिया। तो अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से कितना कवर्ड है? तो अप्रॉक्सीमेटली 75% वाटर से वो कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। अब आपको बताना है वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया था। तो आपको पता होगा कंजर्वेशन वाटर को प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए हम लोग वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट करते हैं। और कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वी सेलिब्रेट इट ऑन 22 ऑफ मार्च। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है
व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटली। देखिए जो सरफेस ऑफ वाटर होगा, ठीक है, सरफेस ऑफ ओशन पे जो राइस होता है, राइस एंड फॉल ऑफ वाटर होगा, उस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए वेव्स के बारे में बताया गया है। देखिए बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है वेव्स का, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेव्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड। देखिए आपको पता होगा जब स्टॉर्म आता है तो जो विंड्स होती हैं बहुत हाई स्पीड में चलने लग जाती हैं, बहुत तेज़ी से हवा चलती है, फॉर्म्स ह्यूज वेव्स, जिसकी वजह से ह्यूज वेव्स का फॉर्मेशन होता है और जिसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है प्रॉपर्टी में, लाइफ में और बहुत सारी चीज़ों में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। फर्स्ट कहा गया है इन अर्थक्वेक अ वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। तो शिफ्टिंग हो सकती है लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर की, तीनों फिनोमेना से बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई हैज 15 मीटर इस फॉर्म। देखिए इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि सुनामी का भी फॉर्मेशन हो सकता है और सुनामी की जो हाइट होगी वह अप्रॉक्सीमेटली 15 मीटर भी हो सकती है। द लार्जेस्ट सुनामी, देखिए यहाँ तो 15 मीटर दिया गया है, लेकिन जो लार्जेस्ट सुनामी अभी तक आई है वो कितने की आई है, अप्रॉक्सीमेटली 150 मीटर हाई की आई है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट में जो दिया गया है वो कहा है दीज वेव्स ट्रेवल एट स्पीड मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। तो जो सुनामी वेव्स होती हैं उसकी स्पीड कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक जेट की स्पीड के बराबर की स्पीड इसकी हो सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर सुनामी। अब देखिए भारत में सुनामी 2004 में आया था, दिसंबर 2004 में आया था। अब आपको बताना है जो इंदिरा पॉइंट था वो सबमर्ज हो गया था, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड था। तो इंदिरा पॉइंट लोकेटेड था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक हैवॉक ऑन द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर। आपको ईयर बताना है कि कौन से ईयर में आया था सुनामी, तो वो आया था 2004 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 इज द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। तो देखिए 2 बार आ रहा है दिन में, इसको क्या कहेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ टाइड। तो इसको टाइड्स कहा जाता है, हाई टाइड एंड लो टाइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं ए और बी, आपको बताना है इसको 1 और 2 मान लीजिए। ठीक है, जो 2 स्टेटमेंट है दे आर 1 एंड 2। आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ द हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ शोर बाय राइजिंग टू हाईएस्ट लेवल। अब आपको पता है हाई टाइड है, इसका मतलब जो वाटर होगा वो शोर पे ज़्यादातर आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो वाटर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। सेकंड कहा गया है लो टाइड में, लो टाइड में क्या होगा, वाटर का लेवल जो होगा फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से पानी जो होगा शोर से दूर चला जाएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है टाइड्स आर कॉज्ड बाय डैश फोर्स बिटवीन मून एंड सन ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए मून और सन जो है आपको पता होगा अर्थ के सरफेस पे क्या लगाती हैं, एक फोर्स लगाती हैं जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज। देखिए फुल मून की बात करी गई है, न्यू मून डे की बात करी गई है। द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। देखिए क्या होता है, सन की पोजीशन, मून की पोजीशन और अर्थ की पोजीशन तीनों सेम लाइन में होती है। अब आपको बताना है इसकी वजह से टाइड्स जो होंगे हाईएस्ट होंगे। टाइड्स क्यों हाईएस्ट होंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा होगा अर्थ पे वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और इन टाइड्स को क्या कहा जाएगा, देखिए टाइड्स हाईएस्ट होंगे, फोर्स सबसे ज़्यादा लग रहा होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको हाई टाइड कहेंगे, और हाई टाइड का मतलब क्या होता है, दैट इज स्प्रिंग टाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए स्प्रिंग टाइड के 2 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, सन यहाँ पे है, मून इधर है, अर्थ इधर है। ये पहली एक कंडीशन हो सकती है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सन हो गया, फिर अर्थ हो गया, और फिर मून हो गया। मतलब अर्थ पे जो फोर्सेज हैं वो दोनों लोग लगा रहे हैं, और सेम ये कह सकते हैं कि सेम तरीके का लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ पे जो फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से हाई टाइड आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। अब आपको इसमें बताना है नीप टाइड के बारे में। When the moon is in the first and the last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by gravitational pull of sun and earth resulting in low tides। देखिए लो टाइड्स के बारे में बात करी गई है, तो इसी को कहते हैं नीप टाइड्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखें इस वाली पोजीशन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, इस वाली पोजीशन पे फोर्स कौन लगा रहा था, इस वाली पोजीशन पे फोर्स लगा रहा है मून,
इस वाले पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स सन लगा रहा है। दोनों का कहीं मिला जुला फोर्स नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से जो टाइड आएगी, ठीक है, अर्थ पे जो टाइड आएगी वो कैसी होगी, लो टाइड होगी, या इसको हम लोग नीप टाइड भी बोलेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से कंसीडर करिए स्टेटमेंट को। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट, अब देखिए ओशन करंट की बात करी गई और कैसे ओशन करंट की, वार्म मतलब गर्म ओशन करंट की, तो ये कहाँ ओरिजिनेट होंगे, इक्वेटर पे ओरिजिनेट होते हैं और किधर मूव करते हैं, पोल्स की तरफ मूव करते हैं, बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहा गया द कोल्ड करंट्स, कोल्ड करंट्स के बारे में बात करी गई है, कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। देखिए उसी का उल्टा होगा कोल्ड करंट में, ये कहाँ से मेनली ओरिजिनेट हो रही हैं, या वाटर कहाँ से कैरी करती हैं, पोल से, और कहाँ पहुँचती हैं फिर ये अलग अलग लैटिट्यूड्स तक या ट्रॉपिकल एरियाज तक पहुँचती हैं। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। लैब्राडोर ओशन करंट इज डैश वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ डैश करंट, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करंट जो है वो हॉट करंट है, कौन सा करंट कोल्ड करंट है। तो 23 में अगर आप देखेंगे तो जो लैब्राडोर ओशन करंट होता है वो कोल्ड होता है, और जो गल्फ स्ट्रीम होती है वो कैसी होती है, गल्फ स्ट्रीम इज़ वार्म करंट, ठीक है। नेक्स्ट इस यहाँ पे थोड़े से आप लोग करंट्स भी देख सकते हैं, करंट्स के बारे में देखिए बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लैब्राडोर करंट आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, देखिए लैब्राडोर करंट है, ठीक है, कोल्ड करंट में आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ कहीं ना कहीं ऊपर से आ रहा हो, किधर की ओर आ रहा है, ये पोल इक्वेटर की तरफ आ रहा है। जितने भी आपको रेड मार्क्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये ज़्यादातर जितने भी रेड मार्क्स हैं वो सबके सब हॉट करंट इंडिकेट करते हैं, और जितने भी रेड मार्क्स होंगे ये अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये ओरिजिनेट हो रहे हैं इक्वेटर से, ठीक है। इसके बाद देखिए बहुत सारे आप यहाँ पे करंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। मेन जो आपको ये करंट देखना है, ये देखिए ओआशियो और कुरिशियो, यहाँ पे देखिए दो करंट आपको दिखाई पड़ेंगे, एक हॉट करंट है कुरिशियो करके, और एक ओआशियो है जो आपके पास एक कोल्ड करंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 24, द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट करते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, सबसे ज़्यादा वो फिशिंग ग्राउंड का एरिया हो जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे सीज अराउंड जापान हो गई, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो गए, ये इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 25, द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस, सिर्फ ये नहीं वो जो एरियाज होते हैं का रास्ता पता करना कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 26, जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर, तो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, इक्वेटर से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 27, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ट्वाइस अ डे, इसको क्या कहा जाएगा, टाइड्स कहा जाएगा, अभी हम लोग ने देखा था। नेक्स्ट इज ओशन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन ओशन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो देखिए ओशन करंट्स की डेफिनेशन दे दी गई है, क्या होती है डेफिनेशन, कि ये स्ट्रीम ऑफ वाटर होते हैं जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करते हैं किसमें, ओशन के सरफेस में और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रिगार्डिंग ओशन करेंट्स। नेक्स्ट इज यहाँ पे देख लीजिए, इसमें मैच द फॉलोइंग मैच आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैस्पियन सी क्या होती है, तो कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कि ये लार्जेस्ट सॉल्टी सलाइन वाटर लेक है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइड, टाइड की अगर बात करी जाए, टाइड क्या होता है, तो टाइड का भी देखिए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। सुनामी क्या है, ठीक है, सुनामी अगर आप देखेंगे, सुनामी स्ट्रॉन्ग सीजमिक वेव्स होती है, ये भी सही है। और ओशन करेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर अलोंग डेफिनेट पाथ। तो ये स्टेटमेंट सारे के सारे अपने आप में ही सही लगे हुए हैं, वाटर साइकिल का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाई टाइड्स, दे हेल्प इन नेविगेशन, बिल्कुल सही बात है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू शोर्स, ये भी बात सही है। थर्ड कहा गया दे हेल्प द शिप्स टू अराइव एट हार्बर्स मोर ईजली, ये भी बात बिल्कुल सही है। फोर्थ कहा गया दे ऑल्सो हेल्प्स इन फिशिंग, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिफ्थ कहा गया है मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग हाई टाइड। देखिए फिशिंग में कैसे हेल्प कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो फिशेज़ होंगी वो शोर पर आ जाएंगी हाई टाइड की वजह से, जिसकी वजह से जो फिशरमैन होता है वो आसानी से मछलियों को पकड़ सकता है।
नेक्स्ट इज द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। अब देखिए टाइडल एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा, तो टाइडल एनर्जी वो एनर्जी फॉर्म होती है जब राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करी आती है तो उसको टाइडल एनर्जी बुलाता है। इसका मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। थोड़ी सी यहाँ पे केस स्टडी की बात कर लेते हैं, सुनामी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुनामी क्या होती है तो आपको पता होगा, द वेव वॉज द रिजल्ट, एक सुनामी आई थी 2004 में, उसी के बारे में मेनली बात करी गई है। तो जो अर्थक्वेक था उसका एपिसेंटर कहाँ पे था, उसका एपिसेंटर था सुमत्रा में, ठीक है, सुमत्रा पे एपिसेंटर था, जिसकी वजह से भारत में सुनामी आई। और जो अर्थक्वेक था वो छोटा मोटा अर्थक्वेक नहीं था, वो बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक है। वो आप लोग देख सकते हैं कितने रिचर स्केल का अर्थक्वेक था, तो वो था अप्रॉक्सीमेटली 9 रिचर स्केल का अर्थक्वेक था। इसके बाद थोड़ी सी ये भी बात आप देख लीजिए कि जो इंडियन प्लेट थी, ठीक है, वो किसके मतलब क्योंकि आपको पता होगा अर्थक्वेक के टाइम पे कहीं ना कहीं जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसमें मूवमेंट होता है, ठीक है, घर्षण होता है, ठीक है, लड़ती हैं आपस में प्लेट्स। तो जो इंडियन प्लेट थी दैट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, जिसकी वजह से क्या हुआ, सडन मूवमेंट हुआ सी फ्लोर का, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया, ठीक है। अब देखिए इसी ओशन फ्लोर की वजह से क्या हुआ, जो वाटर था, ये ओशन फ्लोर क्योंकि डिस्प्लेस हो गई 10 से 20 मीटर, सोचिए डिस्प्लेस हो गई, इतनी ज़्यादा ओशन फ्लोर जब डिस्प्लेस हुई तो क्या हुआ ये कि जो वाटर था उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब जो ये कह सकते हैं कि जो प्लेट थी वो तो डिस्प्लेस हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ह्यूज मास जो था वाटर का वो क्या हो गया, इस गैप में आके फिल हो गया। अब जब गैप में फिल हुआ और जब प्लेट्स फिर से वापस अपनी पोजीशन पे गईं तो उससे हुआ क्या, देखिए जब वो वापस अपनी पोजीशन पे गईं वो प्लेट्स, तो पानी जो अंदर चला गया था वो वापस निकला बाहर और बहुत तेज़ी से उसने वेव्स को क्रिएट किया, ठीक है, जिसकी वजह से थ्रस्ट क्रिएट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको कहा गया सुनामी। सुनामी की जो स्पीड थी अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर पर आवर थी, कमर्शियल एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा या बराबर की भी स्पीड इसको आप कह सकते हैं। ये देखिए इसका कुछ आपके पास एक फिगर है, ऐसा एक बहुत भयावह आपको भयानक दृश्य दिखाई पड़ा था, 2004 की बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेते हैं सुनामी कहाँ कहाँ पे आई थी, किस किस जगह पे उसने सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट किया था, ठीक है। तो जो डेप्थ थी अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर की थी, 10,000 पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई थी, बहुत सारे जो हाउसेस थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। मेनली जो एरियाज़ इफेक्ट हुए थे इससे वो आंध्र प्रदेश थे, तमिलनाडु थे, केरला थे, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये सब एरियाज़ बहुत ज़्यादा जिनको कैसे मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर को फेस करना पड़ा था, इसी वजह से वो एरियाज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अर्थक्वेक की अगर बात की जाए तो अर्थक्वेक को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में, लेकिन सुनामी को प्रिडिक्ट कर सकते थे, क्योंकि आपको पता चला कि देखिए जब प्लेट्स नीचे हुई, ठीक है, तो पानी बहुत अचानक से कम हो गया, शोर्स पे पानी बहुत कम हो गया था, शोर्स बिल्कुल एक तरीके से आगे चले गए थे, तो लोगों को लगा मैजिक हो गया और लोग उस मैजिक को देखने के लिए आगे मूव कर गए, ठीक है, लोग मैजिक को देखने के लिए चले गए कि ये पानी अचानक से चला कहाँ गया। और वही चीज़ उसके बाद जब पानी अचानक से तेज़ी से आया, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैजिक की बात भी शायद करी गई होगी, ये देखिए मिरेकल की बात करी गई है, मैजिक की बात करी गई है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बात यही कही गई है कि जब सुनामी आने वाली थी उससे 3 घंटे पहले की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे जो शोर्स का पानी था, जो किनारों का पानी होता है, वो पूरा पूरा ख़त्म, ये कह सकते हैं बहुत कम हो गया था, लेवल बहुत ही डाउन हो गया था, जिससे लोगों को लगा ये अचानक से मिरेकल कैसे हो गया, और उसको देखने के लिए सब लोग पहुँच गए। और जैसे ही वो वापस अपनी प्लेट्स पोजीशन पे आए तो पानी अचानक से बहुत तेज़ी से आया और उसकी वजह से एक सुनामी आई और उस सुनामी से बहुत सारे लोग फिर मारे गए। तो ये आज हमारे पास इसके बारे में इतना ही था। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और अगर मान लीजिए आपको बाकी भी वीडियोस देखने हैं, बाकी भी आपको एमसीक्यूज़ जानने हैं, क्वेश्चंस जानने हैं, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे एमसीक्यूज़, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।